नमस्कार आप सभी को। हेलो नोबिता नोबी जी। आप लोग जुड़ जाइए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो आकाश राघव जी। वीडियो साउंड ऑल ओके। गुड इवनिंग सत्य प्रकाश यादव जी। हेलो जरीन टोकस जी। गुड इवनिंग भवेश पलीवाल गिरधान जी। नमस्ते रविंदर रनौलिया जी। नमस्ते गुड इवनिंग राम राम सबको। आज हम बात करते हैं 2014 बैच की आईएएस ऑफिसर रानी नागर के बारे में। गुड इवनिंग सूरज सहारन जी। प्रणाम पंकज कुमार जी। वीडियो एंड साउंड ओके प्लीज टेल मी। राम राम सोनू जी। गुड इवनिंग चंद्र सहारन जी। चलिए बात करते हैं हम रानी नागर जी के बारे में। रानी नागर जी आईएएस ऑफिसर हैं 2014 बैच की, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया हाल ही में। और बड़े दुख की बात है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में उप निदेशक के पद पर ये थी। थैंक यू वेरी मच। ऐसे महत्वपूर्ण पद को छोड़ना, त्यागपत्र दे देना ऐसे महत्वपूर्ण पद से, ये कोई आसान बात नहीं है और ये कोई छोटी बात नहीं है। आईएएस एक राजयोग होता है। गुड इवनिंग एवरीवन। अरविंद भारद्वाज जी गुड इवनिंग। भावेश पालीवाल थैंक्स। तो आईएएस एक राजयोग होता है। राजयोग, इसके लिए कितने सैकड़ों हजारों लाखों अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, हर साल अपीयर होते हैं इस उम्मीद में कि कहीं ना हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईआरएस बनेंगे, कहीं तो पूरी लिस्ट में कहीं आएंगे। बचपन से ये सपना देखते हैं आईएएस बनने का। तो छोटी बात नहीं है इतने बड़े पद से इस्तीफा देना। आई एम गुड अरमान जी। राजयोग है आईएएस। एक साल में बनते हैं। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। हर एक स्टेज पर आपकी नॉलेज, आपका टेम्परामेंट, हर एक चीज़ जांची जाती है। तो वो पार करके आप आते हैं। रानी नागर जी आईएएस बनी थी और विलिंगली उस पद को छोड़ना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात है नहीं। और हरियाणा में वो काम कर रही थी और यहाँ से छोड़ के वो गाजियाबाद चली गई। चंडीगढ़ जैसे शहर में थी, यहाँ से छोड़ के वो अपने घर जा चुकी हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया पर्सनल सेफ्टी का कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए वो अपने पद का त्याग कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? यदि सच में उनकी जान को खतरा था तो ये बहुत करारा तमाचा है हरियाणा सरकार और हरियाणा के ऊपर, हरियाणा की छवि के ऊपर। क्योंकि हम लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पर सैकड़ों बार, हजारों बार ये नारे दिए गए। सेक्स रेशियो इम्प्रूव हो रही है, लेकिन महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं, सब कुछ है। तो इतने बड़े पद की महिला यदि यहाँ पे असुरक्षा महसूस करती है, तो आप सोचिए कि नॉर्मल मेरे जैसी या कोई भी महिला वो कितना असुरक्षित महसूस करेगी, पहली बात। लेकिन यदि वो गलत हैं तो भी हरियाणा की छवि तो धूमिल हुई है, क्योंकि वो आरोप लगाकर यहाँ से चली गई हैं। तो जो मेरा स्टैंड है, ना मैं पक्ष में हूँ ना मैं विपक्ष में हूँ, मैं सत्यता जानने के पक्ष में हूँ कि बहुत हाईएस्ट लेवल पर इसकी जांच होनी चाहिए। सीएम साहब की निगरानी के अंडर बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए, सत्य का पता लगना चाहिए
या सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए प्रॉपर, और पता लगना चाहिए कि सच क्या था, क्या रानी नागर सही थी या रानी नागर गलत थी, ये चीज आनी चाहिए। राइट, क्यों आनी चाहिए? क्योंकि वो आम नागरिक नहीं थी। यदि वो असुरक्षित थी तो हरियाणा प्रदेश की हर एक महिला असुरक्षित है, लेकिन यदि वो असुरक्षित नहीं थी तो ये भी हर एक महिला को, हरियाणा की हर एक महिला को पता होना चाहिए। तो ये सच की जांच जरूर होनी चाहिए। लेकिन उनके इस्तीफे के साथ दो गुट में बट गया हरियाणा। कुछ लोग उनके पक्ष में बोल रहे हैं, कुछ लोग विपक्ष में बोल रहे हैं। मैं जानती हूँ यहाँ पे भी काफ़ी लोग होंगे जो पक्ष में होंगे, विपक्ष में होंगे, और इसी बात में बैठे होंगे कि यदि श्वेता पक्ष में बोलती है तो इसके विपक्ष में बोलते हैं, और यदि विपक्ष में बोलती है तो उससे उल्टा बोलते हैं, वट एवर इट इज। लेकिन पता है क्या, हम लोग कैसे किसी इंसान के जज बन जाते हैं तुरंत? आप समझ रहे हैं? हम निजी तौर पर उस इंसान को जानते नहीं है, हम उसकी परिस्थिति, मनोस्थिति जानते नहीं है, लेकिन हम उसके ऊपर टिप्पणी करने लग जाते। तो बहुत बहुत अजीब है ये। बहुत सारी बातें सामने आई कि इतने उच्च पद पर महिला अधिकारी हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अरे प्रोटोकॉल नहीं फॉलो हुआ होगा उससे, या अरे क्या करती बेचारी, सिस्टम से लड़ नहीं पाई और क्या करती, छोड़ दिया। या अरे आईएएस होके भी नहीं लड़ पाई, ऐसी क्या महिला है, आईएएस में रह के लड़ना था। या महिला तो महिला होती है और यौन उत्पीड़न तो वर्क प्लेस पे आम बात है मैडम जी। अरे ऐसे कैसे, सिस्टम में रह के लड़ती। हर कोई अशोक खेमका नहीं होता ना मैडम जी। या अशोक खेमका का नाम मत लीजिए, वो तो जहाँ जाते हैं सिस्टम को ठप कर देते हैं। अरे मैडम, उनसे नौकरी नहीं हुई, वो समायोजित नहीं हो पाई नौकरी में, वो तो शुरू से ही सब पे आरोप लगा रही थी। या क्या करे बेचारी, महिला तो महिला होती है, या कोई आम हो या खास। मायावती एंगल है जी, आप देखना अगले इलेक्शंस लड़ेंगी वो और जीतेंगी भी। या करप्ट होने का तो पता नहीं जी, लेकिन रिजिग्नेशन नहीं देना था, यूं डर के नहीं भागना था। बहादुरी का काम किया या कायरता का, हम नहीं जानते, हम उनकी जगह पे नहीं थे, हम उनकी परिस्थितियों में नहीं हैं, हम उनकी मनोस्थिति में नहीं हैं बिल्कुल भी। दूसरी चीज़, मायावती एंगल जो मुझे लगता है, वो मुझे क्यों बेमानी लगता है, कारण उसका कि अभी वो निश्चित एक राजपथ पर हैं, राइट, लेकिन अनिश्चित के लिए जाना, निश्चित छोड़ के अनिश्चित के लिए जाना, वहाँ तो योगी सरकार और योगी सरकार के दोबारा आने के चांसेस भी हैं, तो हम नहीं जानते। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी, कोई भी अपने पद का त्याग करता है, नॉर्मल बात है, रानी नागर को छोड़िए, कोई भी अपने पद का त्याग करता है तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना लाइफ में आगे। तो यदि वो फेल हो जाती हैं तो बात यहीं दबगी, लेकिन यदि वो अपने आगे कुछ बड़ा करने में कामयाब हो जाती हैं तो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएंगे कि हाँ इसने तो इसलिए छोड़ा था क्योंकि इसका तो यही एंगल था, देखो आज ये बन गई है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान अगर एक चीज़ छोड़ता तो दूसरी तो पकड़ेगा, कहीं ना कहीं तो वो जाएगा। एनीवेज, इस चीज़ को भी छोड़ते हैं। मेन बात यहाँ पे क्या है कि उनका इस्तीफा करारा तमाचा है हमारे हरियाणा के प्रदेश के मुंह पर। तो इसकी सत्यता की 100% जांच होनी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यदि वे सही हैं तो हरियाणा प्रदेश से गलती हुई, असुरक्षित है यहाँ पे महिलाएं, लेकिन यदि वो गलत हैं तो भी हरियाणा प्रदेश की छवि बहुत बुरे तरीके से धूमिल हुई है, क्योंकि वो तो आरोप लगाकर चली गई है यहाँ से। तो सच ही समाधान है। सच आए सबके सामने, सच केवल अधिकारी गणों तक सीमित ना रहे, सच आए लोगों के सामने, बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस रेजिग्नेशन के साथ तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सामने आती हैं। पहली चीज जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के बारे में चर्चा होनी चाहिए। दूसरी चीज, इतने बड़े उच्च पदों पर बैठे अधिकारी गण रेजिग्नेशन क्यों देते हैं? रेजिग्नेशन देते हैं, भिन्न भिन्न कारण होते हैं, लेकिन उस पर आईएएस लॉबी चुप क्यों रहती है, सरकार चुप क्यों रहती है? और तीसरी चीज, यदि कोई अपने
संयम से ऐसा कदम उठाता है तो हम जनता एकदम से जज करने क्यों लग जाते हैं, और जज भी हम सहूलियत के हिसाब से क्यों करते हैं। सहूलियत आप समझ रहे हैं, धर्म विशेष के हिसाब से, जाति विशेष के हिसाब से हम जज करते हैं। हम पक्ष और विपक्ष इन चीजों को आधार बनाकर करते हैं, हम पक्ष और विपक्ष सत्य को आधार बनाकर नहीं करते हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एनीवेज, तो आपराधिक मामले, अब रानी नागर से हटकर मैं कुछ बात कर रही हूं तो उससे जोड़कर ना देखा जाए कृपया करके। पहली बात, आपराधिक मामले महिलाओं से रिलेटेड हरियाणा में बढ़े हैं। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2020 के आंकड़े ये कहते हैं कि 2016 से 2018 में महिला के खिलाफ आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी हुई है। जहां 9,840 मामले थे 2016 में, वहां बढ़ के 14,326 हो चुके हैं। बलात्कार के मामलों में लगभग 17% का इंक्रीज हुआ है। बाकी अपहरण और हत्या के मामले भी बढ़े हैं। और प्रति 1 लाख जनसंख्या पर अपराध दर में हम देश में तीसरे स्थान पर हैं। रेप के बाद हत्या के मामलों में हम देश में चौथे स्थान पर हैं। ये अच्छे आंकड़े नहीं हैं, बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है ये। अब मैं आपको कुछ हिस्ट्री चेक करवाना चाहती हूँ। जो लोग ये बोलते हैं ना कि कायर हैं, छोड़कर क्यों भाग जाते हैं अपनी नौकरियां, कायर लोग हैं, नौकरी में रहकर क्यों नहीं सिस्टम के खिलाफ लड़ते, तो उन लोगों को भी मैं कुछ हिस्ट्री चेक करवाना चाहूंगी। पहला आपको याद करवाना चाहूंगी, आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल, सबको याद होगा। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने रिजाइन किया साइटिंग पर्सनल रीजंस, जब उनका पूरा रिफ्ट चल रहा था आरबीआई का प्रधानमंत्री और सरकार के साथ। दूसरा, विरल आचार्य डिप्टी गवर्नर आरबीआई, उन्होंने भी पर्सनल रीजंस देकर त्यागपत्र दिया था, रिजाइन किया था अपनी नौकरी से। और उनके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे, वो वर्ड्स पढ़ूंगी, अंग्रेजी में है। गवर्नमेंट दैट डू नॉट रिस्पेक्ट द सेंट्रल बैंक्स इंडिपेंडेंस will sooner or later incur the wrath of financial markets, ignite an economic fire, and come to rue the day they undermine an important regulatory institution. इसके बाद आलोक वर्मा आईपीएस, रिजाइन किया उन्होंने 2019 में, क्योंकि सीवीसी को सीबीआई का वॉचडॉग बना दिया गया। सीबीआई में जो चेयरमैन के पद पे, डायरेक्टर के पद पे होते हैं, उनका चयन करता है प्रधानमंत्री, विपक्ष के लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जबकि सीवीसी में मेजर जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा होती हैं। तो सीवीसी को सीबीआई के ऊपर बना दिया गया। आलोक वर्मा को अगला बनना था चेयरमैन, लेकिन वो उन्हें किसी और विभाग में बना दिया गया, तो उन्होंने विलिंगली रिजाइन दे दिया 2019 में। अब यहाँ पे 3 आईएएस अधिकारियों का नाम लूंगी मैं। कन्नन गोपीनाथन ऑगमुट कैडर के आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने रिजाइन किया। शशिकांत सेंथिल कर्नाटका कैडर के आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने रिजाइन किया। और कशिश मित्तल ने रिजाइन किया। कारण क्यों रिजाइन किया इन्होंने, आई एम सॉरी बीच में कॉल आ गया। कारण क्यों रिजाइन किया इन्होंने, क्या कारण थे? किसी ने हवाला दिया किसी चीज का, किसी ने हवाला दिया किसी चीज का। मेजर इन्होंने हवाला दिया कि भाई हमें घुटन महसूस होने लगी है सिस्टम में, या इसलिए हम कंटिन्यू नहीं कर सकते ये चीज़। एनीवेज, इसके बाद शाह फैजल ने रिजाइन दिया पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, सब जानते हैं। जे&के पीपल्स पार्टी इन्होंने बनाई थी, राइट। और ये डिटेंशन में है जब से 370 हटाया है सब कुछ, और इनका रेजिग्नेशन अब तक एक्सेप्ट भी नहीं हुआ है। तो सरकार भी अपने हिसाब से एक्सेप्ट करती है किसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना है किसका नहीं। अब यहाँ पे 2 नाम और लूंगी जिनका ज़्यादा पता नहीं चला किसी को। अपराजिता सारंगी ने रेजिग्नेशन दिया आईएएस के पद से, और उनका रेजिग्नेशन तुरंत एक्सेप्ट कर लिया गया। और उन्होंने भुवनेश्वर से भाजपा से इलेक्शन लड़ा, और वो एमपी हैं इस समय, लोकसभा में है। ओपी चौधरी जी ने रिजाइन किया 2018 में भी, उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन कर ली, तो इनके तुरंत एक्सेप्ट हो गए। उसके बाद जो आईएएस अधिकारी हैं, इन्होंने क्यों रिजाइन किया, आप सोचिएगा, मैं आपको मैटर दे रही हूँ सोचने के लिए, मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए। शशिकांत सेंथिल ने रिजाइन करने के बाद क्या कहा, इट वॉज अनएथिकल फॉर मी टू कंटिन्यू एज अ सिविल सर्वेंट इन द गवर्नमेंट व्हेन द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वन डाइवर्स डेमोक्रेसी आर बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड इन एन अनप्रेसिडेंटेड मैनर।
हिंदी नहीं बनाऊंगी मैं। ये सिस्टम में घुटन महसूस करने लग गए थे, इसलिए इन्होंने रिजाइन किया। तो कायरता नहीं होती कई बार रिजाइन करना। दूसरी चीज, आगे आते हैं हम। सुरजीत भल्ला 2018 में अनदर टॉप इकोनॉमिस्ट, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में ये थे और ये प्रधानमंत्री को इकोनॉमिक इश्यूज पे अपनी राय दिया करते थे। इन्होंने रिजाइन कर दिया 2018 में, साइटिंग पर्सनल रीजंस का हवाला देके इन्होंने भी रिजाइन कर दिया। अरविंद पंगारिया, कौन नहीं जानता उन्हें, नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन थे। 2017 में इन्होंने भी रिजाइन कर दिया था और इन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स में इनका आर्टिकल छपा था जहां ही वांट दैट मोदीज गवर्नमेंट लेटेस्ट इकोनॉमिक प्लान्स कुड अंडू डेकेड्स ऑफ प्रोग्रेस। इन्होंने रिजाइन किया। अरविंद सुब्रमण्यम जून 2018 में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के पद पे थे। इन्होंने फैमिली कमिटमेंट्स का हवाला देकर रिजाइन कर दिया। राइट, वो यूएस चले गए। नवंबर 2018 में उन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक में उन्होंने डिस्क्राइब किया मोदीज कंट्रोवर्शियल डीमोनेटाइजेशन मूव ऑफ 2016 एज अ मैसिव एंड ड्रैकोनियन मॉनिटरी शॉक। इसके बाद पीसी मोहनन जी ने रिजाइन किया। उनकी एक्टिंग चेयरमैन थे ये नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के, अलॉन्ग विद मेंबर जेवी मीनाक्षी। इन फरवरी 2019 को इन दोनों ने रिजाइन कर दिया। ये नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन में काम करते थे। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द नॉन पब्लिकेशन ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। जो लेबर फोर्स सर्वे आता है उसको पब्लिश नहीं कर रही थी सरकार, इसलिए इन्होंने रिजाइन कर दिया। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस रिपोर्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट था, उसके अंदर उन्होंने कहा ये डाटा रिलीज करना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट इसे लाइक करे या ना लाइक करे, लेकिन ये रिलीज करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं किया, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये डाटा इलेक्शंस के बाद, जब भाजपा दोबारा चुन के आ गई, उसके बाद ये डाटा रिलीज हुआ, जिसमें इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% थी। 2017 के आंकड़े थे ये, जो 45 सालों की, पिछले 45 सालों की सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और 45 सालों की क्यों बोला? क्योंकि 45 साल ही गिने जाते हैं इसमें, 45 सालों का ही आंकड़ा गिना जाता है। तो ये इतने बड़े बड़े आदमी जिन्होंने रिजाइन किया पर्सनल रीजन देके या फैमिली कमिटमेंट्स देके, और सारे इकोनॉमिस्ट ने मेनली रिजाइन किया, डर के मारे किया क्या? कायर होते हैं क्या ये लोग? सोचिए आप बैठ के, इतने बड़े बड़े लोग क्यों रिजाइन करते हैं? और उससे बड़ी बात, जो सोचने वाली बात है, उससे बड़ी बात ये है कि इस पर सब चुप है। आईएएस लॉबी चुप है, बड़े अधिकारियों की जो लॉबीज हैं बड़ी बड़ी, वो चुप हैं, सिविल सर्विसेज एसोसिएशंस चुप हैं, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, सरकार चुप है, सन्नाटा है, सन्नाटा, हर जगह सन्नाटा। क्या कारण हो सकता है? यहां रानी नागर की बात नहीं है, क्योंकि रानी नागर का हमें पता ही नहीं है सच क्या है, वो सच्ची है कि झूठी है, वी डू नॉट नो। उसके बारे में टिप्पणी करना बेकार, लेकिन क्यों छोड़ते हैं लोग, ये जरूर सोचने की जरूरत है। राइट, यहाँ मैं एसके गुलाटी जी के बारे में बोलना चाहूंगी। बड़े वरिष्ठ पद पर अधिकारी हैं वे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज से सिलेक्ट होकर आए हैं। उनके खिलाफ भी 4 आईएफएस अधिकारियों ने पहले ही मामला दर्ज करवाया था। उन चारों के नाम थे रंजिता, विनीत गर्ग, एमएल राजवंशी और विनोद कुमार। इन्होंने दर्ज करवाया था और इनके समर्थन में आईएफएस एसोसिएशन आ गई थी। आईएफएस एसोसिएशन ने फिर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने डिमांड किया था एप्रोप्रिएट लीगल एंड डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एसके गुलाटी जी। और इस एसोसिएशन में के लेटर में ये हाईलाइटेड था पोर्शन उनका मिसबिहेवियर एंड यूज ऑफ अब्यूसिव लैंग्वेज, जिसका गुलाटी जी ने सफाई भी दी। और वो शायद चल रहा हो नहीं चल रहा हो, आई हैव नो आइडिया, लेकिन रानी नागर जी का मामला अभी है, विचाराधीन है कोर्ट में। तो यहाँ पर हमें एज जनता सारे जिसके बेसिस पे हम लोग साथ दे रहे हैं ना, धर्म जाति, वो सब छोड़ के सच की डिमांड करनी चाहिए। ये सच बाहर आना बहुत जरूरी है कि क्यों इस्तीफा दिया। यदि वे सच थी तो भी
यदि वे झूठ थी तो भी पता चलना चाहिए, क्योंकि ये हरियाणा की महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। हम विश्वास करें अपनी सरकार पे या ना करें, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यदि हमारी अधिकारी इतनी बड़ी असुरक्षित हैं तो हमें क्या करना चाहिए, लेकिन यदि वो झूठ बोल के गई हैं तो उनके साथ क्या करना चाहिए, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं सामने आनी। सच उजागर होना ही समाधान है इस चीज का। कंक्लूजन, HSSC HPSC एग्जाम HSSC ने पूछा है कंक्लूजन, सर सच सामने आना समाधान है, सच सामने आए। और जो ये आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, NCRB की रिपोर्ट आप पढ़िए, आप लोग रिपोर्ट नहीं पढ़ते हैं। आपराधिक मामले कम होने चाहिए, क्यों बढ़ रहे हैं, कारण क्या है, उनके कारणों का पता लगाओ, उनको दूर करो। दूसरी चीज, क्यों इतने बड़े बड़े अधिकारी पदों पे खड़े रहते हैं, ये जितने बड़े बड़े अधिकारी होते हैं क्यों रिजाइन देते हैं, ये उसका पता लगाया जाए, उसका समाधान होना चाहिए। और इन चीजों पे IAS लॉबी क्यों चुप रहती है, बड़े बड़े अधिकारी क्यों चुप रहते हैं, क्यों इतना सन्नाटा है, क्यों सरकार चुप है। यदि इस मामले में सरकार चुप रह जाती है तो इसका हम क्या समझें। मैं एज वुमेन आई रिक्वेस्ट, मैं हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मामले का बड़ी गंभीरता से संज्ञान लें। ये सच है तो भी संज्ञान लें और ये झूठ है तो भी संज्ञान लें, बहुत अच्छे से संज्ञान लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। रानी नागर जी का इस्तीफा अस्वीकार किया जाए, उसके ऊपर हाईएस्ट लेवल पर कमेटी बिठाकर जांच की जाए, सच का पता लगा जाए, सच ही इस चीज़ का समाधान है।